गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 8 संज्ञा के विकार उसको पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। ये देखो, संज्ञा के विकार जो हैं, विकार और विकार का शब्द जो होता है वो होता है परिवर्तन या उसमें किसी प्रकार का बदलाव, उसे हम क्या कहते हैं? विकार। जब किसी भी शब्द में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? विकार कहते हैं। अब कुछ शब्द होते हैं जिनके अंदर मतलब ये हम कह सकते हैं कि लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर परिवर्तन होता है। तो वो शब्द क्या होते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। अब वे शब्द अब देखिए यहाँ पर लिंग जो है उसका अर्थ क्या होता है? लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, किसी भी प्रकार का चिन्ह, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये शब्द जो है, ये संज्ञा शब्द जो है वो कौन से लिंग से संबंधित है, कौन से वचन से संबंधित है, कौन से कारक से संबंधित है। अब देखिए इसमें सबसे पहले अब जो लिंग की परिभाषा है वो क्या है कि वे शब्द, वे संज्ञा शब्द जिनसे हमें पुरुष जाति और स्त्री जाति का पता चलता है उन्हें हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मोर नाच रहा है। अब मोर शब्द जो है उससे हमें क्या पता चलता है? उसके पुरुष जाति का पता चलता है। मोरनी नाच रही है या मोरनी बैठी हुई है, डाल पर बैठी हुई है, तो उससे हमें क्या पता चलता है? उसकी स्त्री जाति का पता चलता है। तो जहां से हमें वे शब्द जिनसे हमें स्त्री जाति और पुरुष जाति का पता चलता है उन्हें हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। अब देखिए लिंग कितने प्रकार के होते हैं ये हम सब जानते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? वे शब्द जिनसे हमें संज्ञा शब्द, वे संज्ञा शब्द जिनसे हमें पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं, और वे शब्द जिनसे हमें स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात ये है, इसके अलावा आपकी एक विशेष बात यह है कि वो ऐसे शब्द जो हमेशा पुल्लिंग में ही इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे भारत हमारा देश है या भारत हमारा, यहाँ हमारी शब्द नहीं आया है, हमारा देश है। तो ये जो शब्द है भारत के लिए या किसी अन्य देश के लिए, जो देशों के नाम है वो सदैव अमेरिका, भारत, चीन, रूस, जापान, चाहे कोई से भी देश का नाम हो, देश के नाम सदैव किसमें प्रयुक्त होते हैं? देश के नाम सदैव किसमें प्रयुक्त होते हैं? पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। पर्वतों के नाम, हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत, ये सब किसमें यूज किए जाते हैं? तुम्हारे पर्वतों के नाम सदैव पुल्लिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा जो महासागर हैं, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, कोई भी महासागर, सागर का नाम होता है, वो सब किसमें इस्तेमाल किए जाते हैं? पुल्लिंग के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे दिन के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये सब किसमें प्रयुक्त होते हैं? पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। ग्रहों के नाम सिर्फ पृथ्वी को छोड़ करके बाकी सारे ग्रह जो हैं वो किसमें आते हैं? पुल्लिंग में ही आते हैं। अब जैसे धातुओं के नाम, धातुओं में भी चांदी, चांदी जो है वो किस में आती है? स्त्रीलिंग में आती है। बाकी की सारी धातु, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, टिन, ये सब किस में आते हैं? कांसा, ये सब किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन चांदी क्योंकि इकारांत शब्द है, मोस्ट ऑफ टाइम ध्यान रखना, जो इकारांत शब्द होते हैं, इकारांत मतलब जिनका अंत ई से होता है, इकारांत का अर्थ होता है जिनका अंत ई से होता है, वो मोस्ट ऑफ टाइम जो शब्द हैं किस में आते हैं? हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। इसके अलावा फलों के नाम और उसके अनाज के नाम, वृक्षों के नाम, और तुम्हारे क्या कहते हैं, रत्नों के नाम, व्यवसाय या पदों के नाम, व्यापारी, ये व्यापारी शब्द जो है ये इकारांत है। देखना, ध्यान रखना, व्यापारी शब्द इकारांत है, लेकिन इसको हमेशा सदैव किस में रखा गया है? पुल्लिंग में रखा गया है, इसको स्त्रीलिंग में नहीं रखा गया है। आप कह दोगे कि मैडम आपने बताया था इकारांत शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग में आते, नहीं। इकारांत शब्द इन द सेंस कि जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति के बोध होता है, स्त्री जाति का बोध होता है, जिनका सेंटेंस बनाते समय में जब क्रिया स्त्रीलिंग की होती है, जब क्रिया का लिंग जो है वो स्त्रीलिंग होता है, तब उसके अंदर मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है? स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है। इसके अलावा जो शब्द सदैव
स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं उनमें है जो नदियों के नाम है, गंगा नदी है, यमुना नदी है, कृष्णा नदी है। इसमें ब्रह्मपुत्र जो है वो ये उसमें तुम्हारे क्या कहते हैं अपवाद है। इसके अलावा तिथियों के नाम जैसे एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, ये सब किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। बोली और भाषाओं के नाम जैसे हिंदी भाषा है, मराठी भाषा है, राजस्थानी भाषा है, भाषा चाहे कोई सी भी है, उनको सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। इसके अलावा मसालों के नाम हैं। भावाचक संज्ञाएं जो हैं, ज्यादातर सारी भावाचक संज्ञाएं जो है वो किस में आती है, सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होती है। गहनों के नाम जो हैं, पायल, अंगूठी, नथ, माला, ये सब किस में आते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त किए जाते हैं, भले वो उनमें स्त्री मतलब मादा हो या नर हो, उनको हम सदैव उस एक ही लिंग में मानते हैं। ठीक है, तो उनका हम अध्ययन करेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने बताया है, ये आपकी बुक में भी आया हुआ, आप इसको अच्छे से रीड करना। देखो कुछ संज्ञा शब्द स्त्री अथवा पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें हम उभयलिंगी शब्द कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, उभयलिंगी शब्द, यानी कि ये दोनों में ही समान रूप से प्रयुक्त होते हैं, एक ही शब्द इनके लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे टीचर, राष्ट्रपति, अब चाहे महिला राष्ट्रपति हो चाहे पुरुष राष्ट्रपति हो, उसके लिए सदैव राष्ट्रपति ही प्रयुक्त होगा। मुख्यमंत्री, चाहे महिला मुख्यमंत्री हो चाहे पुरुष मुख्यमंत्री हो, इसके लिए सदैव मुख्यमंत्री के लिए यही मतलब चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए सेम चीज यूज होगा। डॉक्टर, डॉक्टर चाहे महिला हो या पुरुष हो, दोनों के लिए सेम चीज होंगी। मैनेजर, अब देखो यहाँ पर ये जो शब्द हैं ये दोनों ही रूपों में क्या होते हैं, समान होते हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे वो पुल्लिंग, यानी कि चाहे स्त्री जाति हो चाहे पुरुष जाति हो, इनका प्रयोग हम दोनों के लिए समान रूप से करते हैं। पत्रकार, पत्रकार शब्द भी ऐसा है जो दोनों में समान रूप से काम में आता है। ठीक है, तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो समान रूप से दोनों में काम में आते हैं। अब जो देखो कुछ शब्द जो हैं वो सदैव स्त्रीलिंग में ही रहते हैं, यानी इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोयल, इसमें चाहे नर हो चाहे मादा हो, दोनों एक ही रूप में काम में आते हैं। मछली, छिपकली, मक्खी, गिलहरी, चील, इनमें पुल्लिंग बनाने के लिए पहले नर जोड़ा जाता है। जैसे नर तितली, नर मछली, नर छिपकली, नर मक्खी, नर गिलहरी, नर चील, यानी ये इनका कोई परिवर्तन नहीं है, इनका मतलब स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं बनता है, ये सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। अब इनका अगर हमें पुल्लिंग बनाना है तो इन शब्दों के पीछे जो है हमें इन शब्दों से पहले हमें नर जोड़ना पड़ेगा। अब सदैव पुल्लिंग में रहने वाले शब्द में देखो भालू, अब अगर हमें इसके लिए मादा भालू लिखना पड़ेगा, जब हमें इसको स्त्रीलिंग में बनाना रहेगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, मादा भालू, मादा मगरमच्छ, मादा तोता, मादा पक्षी, मादा पशु, है ना, मादा मच्छर, खरगोश, ये इन सब से पहले हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, मादा शब्द जोड़ना पड़ेगा। और जो सदैव स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं उनका अगर हमें पुल्लिंग बनाना है तो उनसे पहले हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, नर शब्द जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए हमारे जो सदैव स्त्रीलिंग जो लिंग बदलने के कुछ नियम हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा, आपकी पुस्तक में भी दिए हुए हैं। एक बार आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी पुस्तक को भी खोल करके उसमें से अच्छे से पढ़ेंगे इसको। देखिए सबसे पहले है आ प्रत्यय लगाकर, आ प्रत्यय का इस्तेमाल करके हम लिंग में परिवर्तन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर दे रखा है अनुज, अनुज से अनुजा, अग्रज, अग्रज से अग्रजा, सुत, सुत से सुता। यहाँ देखिए आ प्रत्यय लगाया है, तह सुत, उसके अंदर अगर हम आ जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है, सुता। तो यहाँ पर आ प्रत्यय लगा करके इसका मतलब लिंग परिवर्तन किया गया है। उसके अलावा ई प्रत्यय लगाकर, जैसे शेर, शेर, जैसे यहाँ पर है चाचा,
चाची, मामा मामी, है ना, मुर्गा मुर्गी, यहाँ बकरा बकरी। आ है, आ के स्थान पर क्या लगा दिया है, ई। अंत के अंदर प्रत्यय लगाया गया है, आ में ई प्रत्यय लगाए, यहाँ आ को हटा करके ई प्रत्यय लगाया गया है। छोटा छोटी, यहाँ आ को हटा करके ई प्रत्यय लगाया गया है। अब नी और इया प्रत्यय लगा करके, डिब्बा से डिबिया, यहाँ पर इया प्रत्यय है। ठीक है, बेटा बिटिया, चूहा चूहिया, यहाँ मोर नी, यहाँ ये देखिए नी प्रत्यय है पूरा। यहाँ ई है, यहाँ नी है, यहाँ देखिए ई प्रत्यय। ई प्रत्यय क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर ई की मात्रा आ रही है, और यहाँ नी प्रत्यय दिया गया है क्योंकि ये पूरा का पूरा नी प्रत्यय इसके साथ जुड़ रहा है। शेर से शेरनी, ऊंट से ऊंटनी, है ना। और अब इन प्रत्यय लगाकर, धोबी से धोबिन, दर्जी से दर्जिन, माली से मालिन, सुनार से सुनारिन, लुहार से लुहारिन, ठीक है, ग्वाला से ग्वालिन, पड़ोसी से पड़ोसन। तो यहाँ पर इन प्रत्यय लगा करके ये शब्द बनाए गए हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा आनी प्रत्यय लगाकर, देवर से देवरानी, यहाँ पर ये देखिए आनी प्रत्यय लग रहा है, देवर प्लस आनी बराबर देवरानी। पठान पठानी, पठान प्लस आनी पठानी, सेठ प्लस आनी सेठानी, नौकर प्लस आनी नौकरानी। तो यहाँ पर ये आनी प्रत्यय लगा करके इसका स्त्रीलिंग बनाया गया है। नेक्स्ट जो है तुम्हारा आइन प्रत्यय लगा करके, जैसे पंडित से पंडिताइन, यहाँ त उसके साथ आ ई और न जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पर ताइन बन गया। उसके अलावा ठाकुर ठकुराइन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ठाकुर का ठकुराइन हो गया है, यहाँ ठ से आ की मात्रा हट गई है और यहाँ से ये ठकुराइन बन गया है। बाबू से बबुआइन बन गया, हलवाई से हलवाइन बन गया। तो इस प्रकार से यहाँ आइन प्रत्यय जोड़ करके हमने इनके स्त्रीलिंग बनाए हैं। नेक्स्ट है इका प्रत्यय लगाकर, अध्यापक से अध्यापिका, सेवक से सेविका, नायक से नायिका, गायक से गायिका। मान को मति और वान को वति में बदलते हैं, जैसे बुद्धिमान का बुद्धिमती, है ना, रूपवान का रूपवती। तो ये मान का जो मति आ जाता है और वान का वती आ जाता है। श्रीमान का श्रीमती, बुद्धिमान का, यहाँ देखो मान शब्द से मति शब्द बन गया, यहाँ पर मान बुद्धिमान से बुद्धिमती, ये मति शब्द बन गया। भगवान से वान को हटा करके वती लगा दिया, भगवती बन गया। इस प्रकार से वान शब्द को हटा करके वती लगा देते हैं, जैसे गुणवान, रूपवान, तो रूपवती गुणवती, ये इनका स्त्री रूप बन जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। इसके अलावा भिन्न रूप वाले स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द, जैसे कवि से कवयित्री होता है, पति से पत्नी, सम्राट से सम्राज्ञी, वर से वधू, भाई भाभी, वीर वीरांगना। ठीक है, ये जो हमारे बुक में अच्छे से दे रखा है, अभिनेता अभिनेत्री, है ना, माता पिता। तो इस प्रकार से आप ये सारे शब्द जो हैं इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से इनको देखेंगे और इनके बाद इनका अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, ध्यान से सारा चैप्टर जो है, लिंग को बदलने के नियम, ये सब आप लोग एक बार अपनी बुक में से अच्छे से पढ़ोगे और इनको याद